नमस्कार। काल सर्प दोष जो कि बड़ा ही चर्चित दोष है, ज्योतिषी इसको बड़ी प्राथमिकता देते हैं और जनमानस में भी काल सर्प दोष का लोगों में भी तमाम प्रकार के मतभेद शामिल हैं, भ्रांतियां शामिल हैं। तो काल सर्प दोष कैसे बनता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। काल सर्प दोष आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं। यदि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हो, राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हो, या फिर केतु से राहु के बीच में इधर सभी ग्रह आ जाते हो, तो इस स्थिति का नाम है काल सर्प दोष। और 12 राशियां होती हैं, 12 लग्न होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, संपूर्ण काल सर्प की बात करें, तो 288 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। लेकिन हम 288 प्रकार के काल सर्प दोषों पर ना जाके केवल 12 प्रकार के प्रमुख काल सर्प दोष के बारे में आपको बताएंगे। यदि राहु लग्न में है और सप्तम में केतु है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जातक पर। इन्हीं के बीच में जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, तो उसी स्थिति का नाम है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष हमेशा कष्टकारक ही नहीं होते, किंतु जनमानस में या तो एक भय का वातावरण है, या फिर लोग उसको गंभीरता से जानते नहीं हैं। कारण दोनों हो सकते हैं। तो अगर राहु और केतु इस प्रकार से हैं, तो ये जो काल सर्प दोष बनेगा, उसका नाम है अनंत काल सर्प दोष। लग्न से सप्तम भाव तक बनने वाले इस योग को अनंत काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के कारण जातक को मानसिक अशांति, जीवन की अस्थिरता, कपट बुद्धि, प्रतिष्ठा हानि, वैवाहिक जीवन का दुखमय होना इत्यादि प्रभाव देखने को मिलते हैं। और जातक को आगे बढ़ने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा जातक निरंतर मानसिक शांति से मानसिक रूप से अशांत रहता है। इस तरह से यदि काल सर्प दोष बन रहा हो, तो उसको अनंत काल सर्प दोष कहते हैं। यहीं पर यदि राहु यहां पर हो, द्वितीय भाव में राहु अगर द्वितीय में रहेगा, तो केतु कहां जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव में केतु चला जाएगा। इसका नाम होगा, इस काल सर्प योग का नाम होगा कुलिक काल सर्प योग। द्वितीय से अष्टम स्थान तक पड़ने वाले इस योग के कारण जातक का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, यानी स्वास्थ्य डिस्टर्ब रहेगा और उसको इकोनॉमिकली भी परेशान रहना पड़ेगा। अब अगर मान लेते हैं कि राहु द्वितीय भाव में ना रह के तृतीय भाव में हो, राहु यहां पर हो, तो जाहिर सी बात है कि केतु यहां आ जाएगा। इस काल सर्प दोष को वासुकी काल सर्प योग कहते हैं। यह योग तृतीय से नवम तक बनता है। पारिवारिक विरोध, भाई बहनों से मनमुटाव, मित्रों से धोखा, भाग्य की प्रतिकूलता,
व्यवसाय या नौकरी में रुकावटें, जातक धन कमाता है किंतु कोई न कोई बदनामी उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। अब हम चौथे काल सर्प दोष की बात करेंगे। जो अगर राहु यहां है तो जाहिर सी बात है केतु दशम में होगा, चतुर्थ में राहु है तो दशम में केतु होगा, क्योंकि राहु से केतु हमेशा 7वें घर में रहता है। अगर ये योग बन रहा है तो इसका नाम है शंखपाल काल सर्प योग। यह योग चतुर्थ से दशम भाव में निर्मित होता है। इसके प्रभाव से व्यवसाय, नौकरी, विद्याध्ययन इत्यादि पक्षों में रुकावटें आती हैं। वहीं पर यदि राहु पंचम भाव में राहु हो तो केतु एकादश में हो जाएगा और इस स्थिति को पद्म काल सर्प योग कहते हैं। पंचम से एकादश भाव में राहु केतु होने से यह योग बनता है। इसके कारण संतान सुख में कमी, संतान का दूर रहना अथवा विच्छेद तथा गुप्त रोगों से जूझना पड़ता है। असाध्य रोग हो सकते हैं जिसकी चिकित्सा में अत्यधिक धन का अपव्यय हो सकता है। दुर्घटना एवं हाथों में तकलीफ हो सकती है। यदि जातक की लत सट्टा, लॉटरी, जुआ में है तो वो बहुत सारा धन अपना सट्टा, लॉटरी या जुआ में बर्बाद करेगा। अब हम बात करेंगे यदि राहु अष्टम भाव में राहु हो तो द्वादश भाव में केतु रहेगा और इसको कहेंगे महापद्म काल सर्प योग। 6 से 12 भाव के इस योग में पत्नी का बिछोह, चरित्र की गिरावट, शत्रुओं से निरंतर पराभव आदि बातें होती हैं। यात्राओं की अधिकता रहती है। आत्मबल की गिरावट देखने को मिल जाती है। अब वहीं पर अगर सप्तम भाव में राहु है सप्तम भाव में राहु है तो यहां लग्न में केतु हो जाएगा। इस स्थिति में तक्षक काल सर्प योग बनता है। सप्तम से लग्न तक यह योग बनता है। इसमें सर्वाधिक प्रभाव वैवाहिक जीवन एवं संपत्ति के अस्थायित्व पर पड़ता है। जातक को शत्रुओं से हमेशा हानि मिलती है और असाध्य रोगों से जूझना पड़ता है। मानसिक परेशानी का कोई न कोई कारण उपस्थित होता रहता है। इसको तक्षक काल सर्प योग कहते हैं। वहीं पर यदि अष्टम भाव में राहु हो तो द्वितीय भाव में केतु होगा। इस स्थिति में कर्कोटक काल सर्प योग बनता है। अष्टम भाव से द्वितीय भाव तक कर्कोटक योग होता है। जातक रोग और दुर्घटना से कष्ट उठाता है। ऊपरी बाधाएं भी आती हैं। अर्थहानि, व्यापार में नुकसान, नौकरी में परेशानी, अधिकारियों से मनमुटाव, पदावनति, मित्रों से हानि एवं साझेदारी में धोखा मिलता है। यदि राहु नवम भाव में रहेगा तो केतु तृतीय भाव में हो जाएगा और
इस स्थिति को शंखनाद या शंखचूर्ण काल सर्प योग कहते हैं। यह योग नवम से तृतीय भाव तक निर्मित होता है। यह योग भाग्य को दूषित करता है, व्यापार में हानि एवं पारिवारिक तथा अधिकारियों से मनमुटाव करता है। जातक के सुख में कमी देखने को मिलती है। वहीं पर यदि राहु दशम भाव में हो तो केतु यहां चतुर्थ भाव में होगा और इस स्थिति को पातक काल सर्प योग कहते हैं। दशम से चतुर्थ भाव तक यह योग होता है। दशम भाव से व्यवसाय की जानकारी मिलती है। संतान पक्ष को बीमारी भी होती है। दशम एवं चतुर्थ से माता पिता का अध्ययन किया जाता है। अतः माता पिता दादा दादी का भी योग राहु की महादशा अंतरदशा में संभव है। वहीं पर यदि राहु एकादश में हो तो केतु पंचम भाव में होगा और इस स्थिति में बनने वाला योग विषाक्त या विषधर काल सर्प योग होता है। राहु केतु के एकादश से लेकर पंचम में स्थित होने पर इस योग से नेत्र पीड़ा, हृदय रोग, बंधु विरोध, अनिद्रा रोग आदि स्थितियां बनती हैं। अब हम अंतिम योग की बात करेंगे। 12वां जो काल सर्प दोष है, अगर 12वें भाव में राहु रहेगा तो केतु खष्टम भाव में हो जाएगा। केतु यहां फिर आ जाएगा और इस स्थिति को शेष नाग काल सर्प योग कहते हैं। द्वादश से खष्ट भाव में इस योग से जातक के गुप्त शत्रुओं की अधिकता हो जाती है। साथ ही वे जातक को निरंतर नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार से ये काल सर्प दोष के 12 प्रकार होते हैं। नमस्कार।